हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके एमजीएस सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विश्व के भूगोल से संबंधित कई टॉपिक को कवर किया है, जिसमें विश्व में पाए जाने वाले पठार, विश्व में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा है। अक्षांश और देशांतर इत्यादि टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है महासागरीय जलधाराएं। तो हम लोग जानेंगे कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यह जो महासागरीय जलधाराएं हैं, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। यानी कि बहुत अधिक जल की धाराएं, यानी महासागरीय जल की धाराएं एक निश्चित दिशा में और बहुत अधिक दूर तक और एक विशाल जलराशि का जो प्रवाह होता है वह महासागरीय जलधारा कहलाता है। और महासागरीय जलधारा के दो प्रकार होते हैं। पहला है गर्म जलधारा और दूसरी है ठंडी जलधारा। तो ये गर्म जलधारा क्या है और ठंडी जलधारा क्या, हम लोग देखते हैं। ये निम्न अक्षांशों एवं उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। यानी कि निम्न अक्षांशों में जो उष्ण कटिबंध हैं, यहाँ से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर जो जलधाराएं बहती हैं, इन जलधाराओं को क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ये कहाँ से कहाँ चलती हैं? तो ये भूमध्य रेखा से कहाँ चलती हैं? ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान क्या होता है? गर्म होता है। तो ये मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये जो धाराएं हैं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान ये बढ़ा देती हैं। इसके बाद है ठंडी जलधारा। यह जलधारा जो है ठंडी जलधारा क्यों कहलाती है? तो हम लोग देखते हैं कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। यानी कि ऐसी जलधारा जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं, ये ठंडी जलधारा कहलाती हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। यानी कि जो ठंडी जलधारा है ये किधर को चलती हैं? तो यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का जो तापमान होता है रास्ते में आने वाले जल के तापमान को कम कर देता है। अतः ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान को घटा देती हैं। यानी कि जो ठंडी जलधाराएं हैं ये जिस क्षेत्रों में जाती हैं वहाँ के तापमान को क्या करती हैं? घटा देती हैं। और जो गर्म जलधाराएं हैं वो जिस क्षेत्र में जाती हैं वहाँ के तापमान को क्या करती हैं? वो बढ़ा देती हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं जो हैं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं हैं वो अपने किधर प्रवाहित होती हैं? तो दाईं ओर होती हैं। तथा दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधाराएं होती हैं वो अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दाईं ओर की ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं बाईं ओर प्रवाहित होती है। तो ये क्यों होता है? तो एक बल होता है कोरियोलिस बल, जिसके कारण ये जो जलधाराएं हैं इनकी जो प्रवाहित होने की दिशाएं हैं वो विपरीत हो जाती हैं। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर की उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागर की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। यानी कि जो एक अपवाद है महासागरीय जलधाराओं के संचरण का, इसमें सामान्य व्यवस्था का एकमात्र जो अपवाद है वह हिंद महासागर है और उसके उत्तरी भाग में पाया जाता है। यह इस भाग में जो जलधाराएं हैं उनके प्रवाह की दिशा मानसूनी जो पवन होती है इनकी दिशा के साथ बदलती है और ये गर्म जलधाराएं ठंडे सागर की ओर और ठंडी जलधाराएं जो हैं वो गर्म सागरियों की ओर बहने लगती हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि किस महासागर की जलधाराएं कैसी होती हैं। तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि यह जो प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं उसमें ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं हैं। तो ठंडी जलधाराएं कौन कौन हैं और गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं। हम लोग देखते हैं कि जो ठंडी जलधाराएं हैं उनमें है क्यूराइल, यह विषुवतरेखीय जलधारा है, यानी कि इसका नाम है क्यूराइल विषुवतरेखीय जलधारा। तो ये पहले नंबर पे आता है क्यूराइल विषुवतरेखीय जलधारा। दूसरे नंबर पर आता है कैलिफोर्निया की जलधारा। तीसरे नंबर पे आता है हमबोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। और चौथे नंबर पे आता है अंटार्कटिका की जलधारा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये 4 जलधाराएं हैं जो ठंडी जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। तो कौन कौन सी हैं? क्यूराइल विषुवतरेखीय जलधारा, दूसरा है कैलिफोर्निया की जलधारा, तीसरा है हमबोल्ट या पेरुवियन की जलधारा और चौथा है अंटार्कटिका की जलधारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं वो कौन कौन हैं। तो ये जो गर्म जलधाराएं हैं वो 9 हैं। तो इसमें पहला जो जलधारा आया है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दूसरा है क्यूरेशियो की जलधारा, तीसरा है उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, चौथा है अलास्का की जलधारा, पांचवा है एल नीनो जलधारा, छठवां है सुसीमा की धारा, सातवां है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा और आठवां है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और नौवां है विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा। तो प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं ये 9 हैं। तो ये 9 के नाम थे। पहला है उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा, दूसरा है क्यूरेशियो की जलधारा, तीसरी है उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, चौथा है अलास्का की जलधारा, पांचवा है एल नीनो जलधारा, छठवां है सुसीमा की जलधारा, सातवें नंबर पर आता है दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा और आठवें नंबर पे आता है पूर्व ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, 9वें नंबर पे है विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा। तो ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हुई। इसके बाद हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो ये अटलांटिक महासागर में भी 2 प्रकार की जलधाराएं पाई जाती हैं, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं। तो ये कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन धाराएं हैं इनमें देखेंगे। ठंडी जलधाराएं कौन है? इसमें लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, दूसरा है बिगुएला की जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा है, कनारी की जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा है, चौथा है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, तो ये भी ठंडी जलधारा है और 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका की जलधारा, तो ये भी ठंडी जलधारा है। 6वें नंबर पे है फॉकलैंड की जलधारा। तो ये 6 जलधाराएं हैं, ये ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसमें पहला है लेब्राडोर की जलधारा, दूसरा बेगुएला की जलधारा, तीसरा कनारी की जलधारा, चौथा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पांचवा है अंटार्कटिका की जलधारा और छठवां है फॉकलैंड की जलधारा। तो ये ठंडी जलधाराएं हो गई। और अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं वो कौन कौन से हैं तो हम लोग देखते हैं। पहला है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दूसरे नंबर पे है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, तीसरे नंबर पे है फ्लोरिडा जलधारा, चौथे नंबर पे है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, 5वें नंबर पे है ब्राज़ील जलधारा, 6वें नंबर पे है विपरीत विषुवतरेखीय यानी कि गिनी जलधारा और 7वें नंबर पे है इरमिंजर की जलधारा। अब हम लोग देखेंगे हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनमें हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधाराओं के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इसमें ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं दोनों होती हैं। तो इसमें जो ठंडी जलधाराएं हैं इनमें है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, यानी कि जो हिंद महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं वो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गर्म जलधारा जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, दूसरा है मोजाम्बिक की जलधारा एवं तीसरा है अगुलहास की जलधारा। तो जो गर्म जलधाराएं हैं इनमें 3 जलधाराएं हैं। पहला है दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, दूसरा है मोजाम्बिक की जलधारा और तीसरा है अगुलहास की जलधारा। तो ये हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं।
यहाँ एक नोट है कि हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा जो होती है गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। यानी कि जो हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा है वो गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह जो है वह ठंडा एवं परिवर्तनशील जलधारा है। तो ये दोनों परिवर्तनशील जलधारा है। तो ग्रीष्मकालीन में जलधारा गर्म होती है और शीतकालीन में जो जलधारा होती है शीतकालीन मानसून में, तो ये ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारगैसो सागर। सारगैसो सागर ये कहाँ पे है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिम देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जलधारा के क्षेत्र को सारगैसो जलधारा यानी सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह जो सारगैसो सागर है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक प्रशांत महासागर में है। वहाँ से 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 35 से 75 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतरों के मध्य ये चारों ओर प्रवाहित होती है, और ये जलधाराओं के मध्य स्थित एवं शांत जलधारा के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं में इनके बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को जो पुर्तगाली भाषा है उसमें सारगैमस कहते हैं, जिनके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जो है जड़विहीन घास है। यानी कि जो सारगैसम घास है वो कैसी घास है? तो जड़विहीन है, उसमें जड़ नहीं होते हैं। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल जो है लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। सारगैसो की जलधारा में अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता, यानी उसकी लवणता जो होती है सर्वाधिक होती है, वो कितना होती है? 37% होती है। और जो औसत वार्षिक तापमान है वह 26 डिग्री सेल्सियस होता है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। यानी जो सारगैसो का सागर है इसको सबसे पहले कहाँ के नाविकों ने देखा था? इसको स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। जो सारगैसो का सागर है इसको किस रूप में पहचाना जाता है? तो महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। न्यू फाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। यानी कि जो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा जो है यह कहाँ मिलती है? तो न्यू फाउंडलैंड के समीप मिलती है। न्यू फाउंडलैंड पर यहाँ पे समुद्री मछली पकड़ने का जो स्थान है वह प्रसिद्ध है। वह कौन सा स्थान है? तो उसका नाम है ग्रैंड बैक। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यानी कि जो न्यू फाउंडलैंड पे मछली पकड़ने के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है उसका क्या नाम है? ग्रैंड बैंक नाम है उसका। और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है जो मछलियों का मुख्य आहार है। यानी कि जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ जो घास उत्पन्न होती है उस घास का नाम है प्लैंकटन। और यह जो प्लैंकटन है यह मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। डागर बैंक जो है यह उत्तरी महासागर यूरोप में है। ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक इत्यादि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है, क्योंकि यह जो उत्तरी महासागर यूरोप का जो है ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक ये दोनों जो है अब मत्स्य क्षेत्र की उपस्थिति जो है यहाँ पे विद्यमान है। यहाँ ये क्षेत्र हैं और यहाँ पे प्लैंकटन नामक घास अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ मछलियों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। और ये मत्स्य के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन के क्षेत्रों में इसका नाम आता है। जापान के निकट जो दो जलधाराएं मिलती हैं वो कुरोशियो की जलधारा है और ओएशियो की जो जलधारा है
तो ये दोनों जलधाराएं जो हैं वो क्यूरोसियो की जलधारा जो होती है गर्म धारा होती है, और ओएसयू की जो जलधारा होती है वो ठंडी होती है। तो इनके मिलने से वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है। तो जापान के निकट जो ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं, गर्म और ठंडी जलधारा, क्यूरोसियो की गर्म जलधारा तथा ओएसयू की ठंडी जलधारा, यहाँ पे इनके मिलने से क्या होता है कि वहाँ घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधाराएं जो हैं, इनके अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा जो होती है वो प्रवाहित होने लगती है। यानी कि महासागरों में जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधाराओं के अभिसरण के कारण, यानी वहाँ पे बहुत सारी जलधाराएं अभिसरण करती हैं, इनके कारण इनकी जो मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है और यहाँ पे अधिक जल एकत्रित हो जाता है। इसके कारण कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो सामान्य वो है वो ढाल बन जाता है। इसके फलस्वरूप प्रति विषुवत रेखीय धारा प्रवाहित होने लगती है। ला नीना एक शीतल जलधारा है, यानी कि जो ला नीना है यह कैसी जलधारा है, तो एक शीतल जलधारा है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है। तो वहीं पे जो दो जलधाराएं हैं, एल नीनो जो है वह गर्म जलधारा है और ला नीना जो है एक शीतल जलधारा है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो यह इसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। और इन जलधाराओं की जो उत्पत्ति है वह क्या होता है कि पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र है। यानी कि जो ला नीना का प्रवाह क्षेत्र है वह एल नीनो की ही तरह है, प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र, जहाँ पे इसका प्रवाह होता है पेरू के तटीय क्षेत्र में। यानी कि यहाँ पे विशेष रूप से ये धाराएं चलती हैं। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती हैं, किंतु इन दोनों का प्रवाह जो है जो प्रभाव है वैश्विक होता है। यानी कि जो ये दोनों जलधाराएं हैं ला नीना तथा एल नीनो, यह कभी हिंद महासागर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, लेकिन इन दोनों का जो प्रभाव होता है वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय जन मानसून जो होता है ज़्यादा तीव्र होता है। वहीं अल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक मिलते हैं कि ला नीना जो जलधारा है इसकी गहनता जो है यह भारत में मानसून को ज़्यादा तीव्र करने का काम करता है। वहीं एल नीनो जो है वह भारतीय मानसून को नकारात्मक बनाता है, जिससे मानसून ज़्यादा नहीं बन पाता है। तो ये दोनों जलधाराएं जो है भारत में मानसून लाने का कारण बनती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने जलधाराओं के बारे में जाना। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्वार भाटा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।